वो इंपोर्ट के मुकाबले में बहुत कम हो गई थी। तो एक्सपोर्ट का गिरना और इंपोर्ट का बढ़ना किसी भी देश के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए एक समझ लीजिए कि नेगेटिव साइन होता है। उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए ये अच्छा नहीं होता है। मुख्यतः इस देश गई और $30 बिलियन का लगभग नुकसान हुआ। अब 30 बिलियन डॉलर जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है उस देश के लिए, जिसके लिए एक एक डॉलर कीमती है। तो आप सोचिए उसकी कृषि पर भी इसका सीधा असर जब पहुंचा। जैसे उस अपने साथ अपनी लेबर ले आया और इक्विपमेंट भी अपने ले आया, ठेकेदार भी अपने ले आया, कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी अपनी ले आया। तो यानी कि चीन का ही पैसा चीन के ही लोग कमाकर वापस चीन में लेके जा रहे थे। कर्जे में ये पाकिस्तान डूब। नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से सेठी साहब चैनल में स्वागत है। नववर्ष की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है पिछला वर्ष आपका अच्छा और बेहतरी पे गुजरा होगा और ये आने वाला वर्ष आपका और भी अच्छी और बेहतरी से गुजरे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, अगर आप खबरों पर ध्यान देते होंगे तो पाकिस्तान में गिरती हुई उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है और जो उसकी जनता भूख और तंगी का सामना कर रही है, वो तो आपको मालूम ही होगा। इसका रिज़र्व अमाउंट जो है वो गिरकर 8-9 बिलियन तक आ चुका है और कुछ दिनों के इंपोर्ट के बराबर ही इसके पास रिज़र्व रह गया है, फॉरेन रिज़र्व रह गया है। इसका इन्फ्लेशन रेट 30% के करीब गिर चुका है और पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले तो पाताल में जा चुका है। आपको तो पता ही है क्या हालात हैं इन लोगों के, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ये कितना गिर चुका है। और पाकिस्तान तो क्या हुआ, पाकिस्तान तो इस तरह की स्थितियों का सामना अपनी बनने के ही, जब वो भारत से अलग होकर बना था तभी से ही कर रहा है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले आप मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भी बात जिस भी बात पर आप मेरी से सहमत हो या ना मैं सहमत हो, उस पर आप कमेंट ज़रूर करें। जो भी आप अपने विचार इस वीडियो से रिलेटेड पेश करना चाहें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1947 के बाद से ही पाकिस्तान का इतिहास जो है मिलिट्री राज, आतंकवाद, करप्ट पॉलिटिशियंस और अशिक्षित लोग, बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिलों जैसा उनका व्यवहार, मजहबी कट्टरपंथा से घिरा रहा है। और ये इस सभी का जो ये कॉकटेल सा बन गया, मिश्रण बन गया ना, उसका नतीजा ये देखने आ रहा है, इस देश ने कभी भी आर्थिक स्थिति का, स्थिरता का कभी भी अनुभव नहीं किया। और आज़ादी के 76 साल बाद भी लंबे टाइम तक ये देश कभी अपनी आर्थिक आज़ादी को बनाए नहीं रह सका है। कोई मतलब कॉन्टीन्यूटी नहीं बनाए रख सका है। पाकिस्तान की आर्थिक अवस्था इसके बनने से ही डूबती चलती जा रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि इसको आज ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन ये शायद कभी ऐसा नहीं रहा होगा। कभी यह देश भारत से जब अलग होकर बना था, शुरुआती दिनों में इसकी आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी, जिसमें यह अग्रसर था। और 1960 और 1980 के दशक में इस देश ने थोड़ी आर्थिक उन्नति भी देखी थी। तो लेकिन ये उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाया और इसके आर्थिक आंकड़े इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या से जो तेज़ी से बढ़ रही थी उससे मैच नहीं कर पाए। सन 2000 की शुरुआत में इस देश ने फिर से एक बार थोड़ी आर्थिक तरक्की और देखी, जिसका मुख्य कारण उसकी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना था, जो उसकी देना था, उसकी ग्रोथ की ओर ध्यान देना था। पर इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एफडी यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई पर भी उसका ध्यान देना था। लेकिन फिर वही हुआ जो होता चला आ रहा है पाकिस्तान के साथ। ये उसको फिर से सस्टेन नहीं कर पाए, कंटिन्यूटी नहीं कर पाए उस ग्रोथ को। तो फिर 2000 सन के 2000 जो शुरू हुई थी, दशक शुरू हुआ था, उसका आखिर में 2060 से 2008 में फिर ये लुढ़कनी शुरू हो गई। और ये वो समय था जब पाकिस्तान ने अपने बढ़ते हुए खर्चों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बाहर से विदेशी लोन कर्ज लेने शुरू कर दिए।
और इसने अपने बढ़ते हुए आयात के जो बिल थे, इंपोर्ट के बिल थे, उनको भी मेंटेन करने के लिए इसको कर्ज़े लेने पड़ गए। और इसका ये नतीजा ये हुआ, इसकी जो एक्सपोर्ट थी, निर्यात थी, वो डूब गई। यानी कि एक्सपोर्ट की जो रेशो थी वो इंपोर्ट के मुकाबले में बहुत कम हो गई थी। तो एक्सपोर्ट का गिरना और इंपोर्ट का बढ़ना किसी भी देश के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए एक, समझ लीजिए कि नेगेटिव साइन होता है। उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए ये अच्छा नहीं होता है। मुख्यतः इस देश का जो, पाकिस्तान का जो निर्यात है, चावल और टेक्सटाइल था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ही कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। और इस पर वह अपने चलकर अपनी कीमतों पर कम्पिटिटिव जो इंटरनेशनल मार्केट थी उसको बीट नहीं कर पा रहा था। और पाकिस्तान जैसा गरीब देश, जैसा मैंने पहले भी कहा, बड़े नेशंस, बड़े राष्ट्रों के मुकाबले कम्पिटिटिव प्राइस पर ये नहीं खड़ा हो पा रहा था। तो उसका यह एक्सपोर्ट पर जो था वो सीधी चोट पहुंचनी शुरू हो गई, जिसके कारण उसको बहुत ही गंभीर नतीजे देखने पड़े, भुगतने पड़े। और इसी वजह से 2015 में इसकी जो एक्सपोर्ट की जीडीपी 10 पॉइंट थी, वो 10 पॉइंट से गिरकर 2018 में 8.3 के करीब, 8 के करीब आ गई, जो अपने आप में ना एक बहुत ही बड़ा झटका होता है। और वहीं जो इसके इंपोर्ट थे वो ऊपर 17% से बढ़कर 19% पर हो गए इसके इंपोर्ट बिल। यानी कि निर्यात के मुकाबले में एक देश आयात ज़्यादा कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसकी आर्थिक स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या होगा। और ठीक उसी समय पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी था जो वो रुक गया था। इसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था थी जो, उसके लिए गले की हड्डी बन गया। जैसे चीन के लिए इन्होंने, चीन के साथ सी पैक और बीआरटी कॉरिडोर बनाने का इन्होंने इकरार किया था। इनकी पॉलिटिशियंस ने सोचा था कि इससे हमें बड़ी, मतलब इनकम, इससे देश को तरक्की मिलेगी, रोज़गार बढ़ेंगे। और लेकिन ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन गया, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो सोचा थी इसकी डेवलपमेंट के बारे में, ये रोज़ रोज़ नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन जो चालाक चीन है अपने साथ अपनी लेबर ले आया, और इक्विपमेंट भी अपने ले आया, ठेकेदार भी अपने ले आया, कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी अपनी ले आया। तो यानी कि चीन का ही पैसा, चीन के ही लोग कमा कर वापस चीन में लेके जा रहे थे, कर्जे में ये पाकिस्तान डूब गया। वाह भैया। और पाकिस्तान मुंह देखता रह गया, ये क्या हुआ। और इस वजह से इसकी अर्थव्यवस्था से काफ़ी पैसा निकल गया, इसकी इकनॉमी से काफ़ी पैसा निकल गया। तो ये धीरे धीरे सारी बातें इसकी इकनॉमी को डूबने में शामिल होती जा रही थी। और इसकी वजह से इसकी जो इंटरनल इकनॉमी थी उसको नुकसान पहुंचा। उसको पूरा करने के लिए इसको फिर 32 बिलियन डॉलर का लोन लेना पड़ा, और यही इसके पतन का कारण बनने की शुरुआत हो गई। इसके अलावा बड़ी आर्थिक व्यवस्था जहाँ से भी इसको हेल्प मिल सकता था, मिला करता था, सऊदी अरब, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो सब धीरे धीरे इसके हाथ, उन्होंने इससे हाथ खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर दिया, और इसकी जो इकनॉमी थी उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंच गई जी। तो जिसका मुख्य कारण यहाँ पर कमज़ोर राजनीतिक पकड़ थी। देश में इनके सेना का राज है, आपको पता ही है। और ये टेररिज्म को कैसे सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें इस चीज़ों के कारण बने। तो खाली यही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तानी नेताओं के जो राजनीतिक फैसले रहे हैं वो भी कुछ भूल साबुत है। जैसे 2018 में इनकी इस पर राज करने वाली पार्टी ने डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया जो है उसका अवमूल्यन करा दिया, और अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उनके लिए बड़ी भारी भूल साबित हो गई। ये तो बहुत उन्होंने गलती कर ली थी, तो इसका नतीजा पाकिस्तानी जनता को भुगतना पड़ा। इसके अलावा जब विश्व भर में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, और पाकिस्तान के आर्थिक जानकारों ने भी अपने, जो सरकार है उसके, उनको चेताया कि तेल की कीमत बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिशियन पार्टीज़ थी उन्होंने अपने राजनीतिक रंग को, राजनीतिक फ़ायदे लेने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए इसके दाम तो क्या बढ़ाए, कुछ घटा दिए, जिसका कीमत जो है वो आम गरीब पाकिस्तानी ने चुकाई, और इनको 250 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपयों का चूना लग गया। अब ये उनकी इकनॉमी का वो पैसा था जो पाकिस्तान के पास था ही नहीं, उनके पास ये पैसा ही नहीं था। और पाकिस्तान में विदेशी पैसा आने का एक ज़रिया था, होता है, मतलब किसी भी देश में एक होता है, जो उसके मूल निवासी होते हैं वो किसी दूसरे देश से कमा कर भेजते हैं, अपने घर पैसा भेजते हैं। और जब यही पैसा है, पाकिस्तानी जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे उन्होंने डॉलर्स अपने यहाँ भेजने शुरू किए, तो वो यहाँ पर डॉलर के तो रुपए खूब आ जाते थे। इससे इनकी इकनॉमी का थोड़ा फ्लो बढ़ गया। पाकिस्तानी
की इकनॉमी इनपुट का जो 8.3% का हिस्सा था, वो दिसंबर 2.22 में या 31 के मुकाबले में सबसे कम रहा था। इसका रीज़न ये था कि कोविड का जो आफ्टर मैथ शुरू हुआ, कोविड का जो बाद का असर आना शुरू हुआ, उसके वजह से जो नौकरियां जानी शुरू हुई, उसमें पाकिस्तानी लोग जो विदेश में काम कर रहे थे, उनमें से काफ़ी की नौकरियां चली गई। वो लोग नौकरियां खो चुके थे और वो विदेश से भी पैसा आना बंद हो गया। तो इसके अलावा किसी भी देश के लिए जो विदेश से निर्यात में जमा हुई रकम के अलावा जो उसे रेवेन्यू आती है, उसमें टूरिज़्म यानी जो पर्यटन होता है उस वो एक मुख्य कारण होता है। और पाकिस्तान में ही नहीं, विदेशी जो टूरिज़्म थे वो दक्षिण एशिया में जो आ रहे थे घूमने फिरने, वो पाकिस्तान में जाने की बजाय इंडिया और या फिर उसके इंडिया के बाद श्रीलंका में आना पसंद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुसीबत तो अभी ख़त्म नहीं हुई। 2022 में एक फिर इनके यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ से इनको बहुत ही ज़बरदस्त आर्थिक चोट पहुँची, जिसमें उसके यहाँ कहीं जाने चली गई और $30 बिलियन का लगभग नुकसान हुआ। अब 30 बिलियन डॉलर जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है उस देश के लिए, जिसके लिए एक एक डॉलर कीमती है। तो आप सोचिए उसकी कृषि पर भी इसका सीधा असर जब पहुंचा। जैसे उसमें मुख्यतः कॉटन उसके यहाँ का मेन क्रॉप है, और उस कॉटन से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फलती फूलती है, उसकी लगभग टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट है 60% है, और ये सारी फसल तबाह हो गई। इसके बगैर कॉटन के बिना 10 बिलियन लोगों की जो टेक्सटाइल वर्कफोर्स थी, सारी बेरोज़गार हो गई क्योंकि काम ठप हो गए इसकी वजह से। तो ये सीधा एक इकनॉमी पर इनके बहुत बड़ी चोट था, और बेरोज़गारी भी इनके यहाँ बढ़ गई। इसके अलावा जो पारंपरिक कृषि कह लीजिए, जो हम नॉर्मली फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उसको भी ये सीधा असर पहुंचा। उसका असर तो आपने देखा ही होगा, 2 साल से 3 साल से इनके यहाँ आटे का कैसा वो चक्कर चला हुआ, जिसको आज तक ये संभाल नहीं पाए हैं और आगे भी संभलता नहीं नज़र आ रहा। तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से $30 बिलियन का जो नुकसान हुआ, उसको भरपाई करने के लिए, रिस्ट्रक्शन करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए $60 अरब की ज़रूरत है। तो भैया, जिस देश की स्थिति दिन ब दिन ख़राब हो, वो $60 अरब और कहाँ से लाएगा? उसके पास रिजर्व ही नहीं थे इतने। तब तक ये इनके हालात नहीं सुधरेंगे जब तक पाकिस्तान के हाथ में ना कोई जादुई छड़ी लग जाए, और वो लगने नहीं वाली। आपको लगता है कि ऐसी कोई जादू छड़ी है, कोई है चीज़ ऐसी है जो इनके हाथ लगेगी और ये ठीक हो जाए? अब अपनी कीमतें कम करने में, खर्चे करने में जब तक ये सफल ना हो जाए, तक भी ये कामयाब नहीं हो सकते। आपने पीछे देखा होगा, इनकी सरकार ने कुछ लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट करने पर बैन लगाया, कुछ टैक्सेस लगाए, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में मानता कौन है? खुद इनकी लोग, इनके सरकार ऐसे नियम तोड़ के बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी कारें इंपोर्ट करते हैं। वो आपने देखा ही होगा कि इनके किस्से सुने होंगे। और ये वो देश है जिसका प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों से कहता है, भाई दिन की 1 कप चाय पीना कम कर दो, इससे बहुत फ़र्क आएगा इंपोर्ट बिल में, चाय की थोड़ी इंपोर्ट हमें कम करनी पड़ेगी। तो जिस देश के पास चाय पत्ती नहीं है, प्रधानमंत्री इतना बोल रहा है, आप सोचिए वो देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल होगा। चाय पत्ती भी यार कोई चीज़ है ऐसी जिसके लिए आपको एक वक्त अपनी पेट में लात मार के बंद करना पड़े पीना। चाय तो यार पानी की तरह चलती है। खैर, पाकिस्तान जब एक मुल्क बना तो भारत से अलग कर तो दोनों अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल अलग रही। पाकिस्तान में जहाँ फौजी बंदरों में फौजी बंदरों में जहाँ रहा है, और भारत की जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल अलग थी। पाकिस्तान पर जो फौजी हैं उनकी जो रूल और असूल हैं वो चलते रहे, लेकिन इंडिया अपनी स्थिर राजनीतिक कारणों के साथ और आगे बढ़ गया। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी कगार बनने पे, मतलब इकनॉमी की तीसरी वो अर्थशक्ति बनने के उस पर कगार पर खड़ा है, और पाकिस्तान को ख़राब करने में उसकी बार बार लोन लेना, और जो रास्ता उसके राजनीतिक नेतृत्व लेते रहे हैं वह फैसले बड़े गलत रहे। चीन से बार बार लोन लेना, IMF से बार बार लोन लेना, उसकी आर्थिक विषमताओं को, आर्थिक संकट का मुख्य कारण जो है वो बनता जा रहा है। IMF तो आप जानते हैं कैसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है पाकिस्तान को, ये तो किसी से भी छुपा नहीं है। उसमें उसे IMF से पैसा लेने के लिए IMF की शर्तों पर नाचना पड़ता है, मानना पड़ता है। उसको उग्रवाद पर काबू पाना पड़ेगा, उसे टैक्सेस का रिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। टैक्सेस भी उसको बढ़ाने के लिए कहा गया, जिसका नतीजा रहा उसके पेट्रोल प्राइसेस आप देख रहे हैं कैसे बढ़ते जा रहे हैं। बिजली कितनी महंगी हो गया, हम पाकिस्तानी त्राहिमाम कर रहा है। तो नतीजा ये, वो हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं, क्या सब्जियां, क्या खाने पीने की चीज़ें।
पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पाकिस्तानियों को राहत मिलती हो। आप देख लें इसका नतीजा कितना निकला। तो दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में उसको मिलने वाली जो वित्तीय बढ़ोतरी होती है वह इन चीज़ों पर निर्भर करती है कि उसका निर्यात कितना ज़्यादा है और आयात उसका कितना कम है, उसके पास दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। इसके अलावा जो उसके अपने नागरिक हैं वहाँ से उसको कितना पैसा भेज रहे हैं, जो उसके नागरिक उसको पैसा भेजते हैं वह चीज़ तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। इसके अलावा टूरिज़्म नाम की तो चीज़ ही नहीं। साल में 4 टूरिस्ट नहीं आते वहाँ। एफडीआई और ये इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे, आप खुद सोच के देखिए। तो जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वह कैसे आएगी। जैसे कि जिस सीन्स में आप मानिए कि ये फोर्ड कंपनी पाकिस्तान को छोड़ गई, अमेज़ॉन को इन पाकिस्तानियों ने भगा दिया फ्रॉड कर करके। अमेज़ॉन ने एक ही दिन में 13,000 पाकिस्तानी अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। ये अपने आप में पाकिस्तानियों ने चीटिंग का, फ्रॉड का अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा हो, और भाई ये कभी टूटेगा भी नहीं है, मान लो आप। तो जो कंपनी अमेज़ॉन जैसी कंपनी को जो देश के लोग फ्रॉड करके अमेज़ॉन कंपनी को चूना लगा सकते हैं, ऐसे देश में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। आप खुद सोच के देखिए। कौन सी विदेशी कंपनी होगी जो वहाँ अपना पैसा लगाना चाहेगी। वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं है, वहाँ पर उग्रवाद का बोलबाला है, सेना का वहाँ पर कब्ज़ा रहता है, और महजबी उन्माद बहुत है उन लोगों में। तो जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके हिसाब से सोच समझ कर ही अपना पैसा लगाते हैं। तो ऐसी जगह पे कौन अपना पैसा फंसाना चाहेगा भाई, कोई भी नहीं लगाएगा। पाकिस्तानी के साथ आप देख रहे हो फॉरेन में कैसा सलूक होता है। तो ये सारा इनकी जो रेपुटेशन है जो इन्होंने बोया है वो अब काट रहे हैं ये। तो वहीं 1990 से देखिए, इंडिया ने, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कितनी तेज़ी से बढ़ाया। भारत ने अपनी पॉलिसीज़ को अच्छा किया, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त माहौल बनाया। फिर 2014 ऑनवर्ड्स तो आप देख ही रहे हैं, मोदी जी आए हैं तो मोदी सरकार ने कितनी तेज़ी से आर्थिक क्षेत्र का विकास किया है। अब हम 5वें स्थान पर आ गए हैं और जल्द ही हम एक आर्थिक महाशक्ति, तीसरी आर्थिक महाशक्ति शक्ति विश्व की बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये इस 2024 में ही ये सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया तीसरी बड़ी महाशक्ति बन जाएगा और उस स्थान पर आ जाएगा। एक समय था भारत को भी विश्व बैंक की सहायता लेनी पड़ती थी, वह आईएमएफ से भी लोन लेना पड़ा था। लेकिन इंडिया अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए कभी इन चीज़ों पर डिपेंड रहने के बजाय इंडिया ने अपने पाँव पसारने ज़्यादा अच्छा समझा। अपने देश के कृषि, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने को ज़्यादा अच्छा समझा। तो उसी का अब जो आप परिणाम देख रहे हैं, इन सब चीज़ों ने, जो हम भारतीय हैं, भारतीय कंपनियों को विदेशों में व्यापार खड़ा करने में कितनी मदद की। आज की डेट में इंडियन कंपनीज जो हैं वो भारत से बाहर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में व्यापार कर रही हैं। बहुत ही कम्पिटिटिव, सॉलिड रूप से वो खड़ी होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और पाकिस्तान तो कर्ज़ के उस जाल में कह लीजिए घुस चुका है जहाँ से निकलना मुश्किल है। उसका मुश्किल ही नहीं है, वो और नीचे धंसता जा रहा है, पताल में जाता जा रहा है। इसके यहाँ मौजूद जो मिलिट्री सरकार है, और चुनाव इसके यहाँ नज़दीक आने वाले हैं, और उसकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो दावा करती है हमेशा की तरह, हम अपना आएंगे तो इकनॉमिक्स को ठीक करेंगे। लेकिन भाई तुम लोग क्या ठीक करोगे। प्रीवियसली तुम भी राज कर चुके हो, सब बारी बारी से आते हो। तुमने क्या कर लिया। वही अपने अपनी जेबें भरते हो और चल पड़ते हो, और आम पाकिस्तानी तुम्हारी शक्ल देखता रह जाता है। तो पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन रेशो जीडीपी के मुकाबले में बहुत कम है, और इसको इस देश का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहना है आईएमएफ की प्रमुख का, जिसका मतलब है आईएमएफ के पूरे शिकंजे में पाकिस्तान है, और आईएमएफ की पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना पड़ रहा है। बिजली की कीमत बढ़ाई गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो ये सब अब इसको करना पड़ेगा। आईएमएफ के आगे हाथ पसारे हैं तो भैया जो पैसा दे रहा है वो अपने हिसाब से आपको चलाएगा। अभी कंट्रोल अब उनके हाथ में आ चुका है आपकी इकनॉमी का। पाकिस्तान पर जो विदेशी संस्थाओं के, विदेशी देशों के जो पार्टिसिपेशन है आईएमएफ और चीन की है, जो लोन है उसके ऊपर, उसमें खाली चीन और आईएमएफ की जो पार्टिसिपेशन है वो 33-34% तक हो चुकी है। और इन दोनों के लोन चुकाने के लिए फिर वो लोन लेता है, और ज़्यादा ही नहीं से लोन लेता है। तो भाई कहने की ये मतलब है हालत बहुत ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसका मतलब है इनका अल्लाह भी इन पर खैर करे, और मुझे लगता नहीं है अल्लाह भी इनकी सुन रहा हो भाई, कोई चांस नहीं है।
और नतीजे बहुत गंभीर आने शुरू हुए हैं। पाकिस्तान में जो बिज़नेस हैं वो डूब चुके हैं, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, सिर्फ सड़कों पर ही उतरना बाकी रह गया है और लूटपाट करनी बाकी रह गई है, मारामारी करनी बाकी रह गई है। वैसे ये चीज़ हमने थोड़ा सा पीछे देखी भी थी जब इमरान खान की समर्थन में रैली हुई थी एक, तो लाहौर शहर में क्या हाल हुआ था। वो यही सब इन चीज़ों की शुरुआत का एक ट्रेलर ही था। खैर भाई, जैसा करोगे वैसा करोगे, ये तो नेचर का एक बेसिक असूल होता है और वो अब आपको भुगतना पड़ रहा है। इसके पीछे ये सारा जो आपकी मिली जुली वाइन बनी हुई थी ना, मजहबी शिक्षा और मज़हब पे ज़्यादा ध्यान देना, सेना का ये जो कंट्रोल रहता है, इनके ऊपर जो डिक्टेटर राज करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब एक सरकार का कभी लंबा राज नहीं चला, क्योंकि एक सरकार 5-7 साल काम नहीं करेगी तो अपनी पॉलिसीज़ को जो इम्प्लीमेंट करेगी उसको उसका असर कहाँ से नज़र आएगा। 2-3 साल से ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री टिकता ही नहीं इनके यहाँ पे। सब ने अपनी अपनी बारी बांटी हुई है, करप्शन करते हैं, जेल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, देश छोड़ के भाग जाते हैं, फिर आगे वहाँ वो यही सब कर देते हैं। चलिए जी, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और प्रभु श्री राम से प्रार्थना है आपका 2024 बहुत अच्छा गुजरे। चैनल को अगर आप नए आए हैं तो एक बारी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अति आभारी रहूँगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। चलिए, जय श्री राम, वंदे भारत मातरम, भारत माता की जय हो।